एसएसबी के डे 2 में कराया जाता है। इस पे आपने महारत हासिल कर ली तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन से नहीं रोक सकता। ये साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, दैट इज टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीम के बेसिस पे आपका ये टेस्ट फॉर्मुलेट होता है। पिक्चर एक्सपोज फॉर 30 सेकेंड्स ईच। उस पिक्चर के बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है और उस स्टोरी लिखने के लिए आपको सिर्फ 4 मिनट मिलेंगे। अपने ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज देने की वजह जो कैंडिडेट हैं वो कोचिंग से जो पढ़कर आते हैं, कोचिंग जो जबरदस्ती उनको सिखाया जाता है, या कुछ आर्टिफिशियल प्री कंसीव्ड जो आप रट कर आए हैं वो रेस्पॉन्सेज देते हैं। एम टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स एंड साइकोलॉजी ऑफ ए कैंडिडेट। आपको बस देखना है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, कुछ छूटा तो नहीं है, आप में खुद में आत्मविश्वास नहीं है, चीजों को गलत करके आप कट करके ओवरराइड कर रहे हो। जय हिंद एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टीएटी के बारे में। आप सभी को पता होगा ये साइक का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो सबसे पहला टेस्ट होता है। ये एसएसबी के डे 2 में कराया जाता है। एसएसबी का डे 2 पार्ट जो होता है वो साइक टेस्ट होता है। इसमें हम सबसे पहले टीएटी पढ़ते हैं, उसके बाद डब्ल्यूएटी पढ़ते हैं, फिर हम एसआरटीज पढ़ते हैं, फिर हम एसडीटी पढ़ते हैं। ये आपका एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट साइक जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आपने ये कर लिया, इस पे आपने महारत हासिल कर ली तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो तीनों एसेसर्स होते हैं, वन और द अदर वे, दे आर जो साइकोलॉजिस्ट, दे आर असेसिंग यू, दे आर जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। कोई आपको ग्राउंड में देखकर जज कर रहा है 2 दिन, कोई आपसे बात करके जज कर रहा है आपको 1 घंटे, कोई आपके जो आपने राइटिंग फॉर्मेशन है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो आपने लिख कर दिया है, क्या आपकी लाइफ में रहा है, क्या आपकी स्टोरीज का थॉट प्रोसेस है, क्या आपका वेट है, क्या आपका एसआरटी है, क्या आपके एसडीटी में आपने आपके पेरेंट्स ओपिनियन, ये सब कुछ जो भी है कैलकुलेटिव मेथड में वो चेक करता है कि आपने जो लिखा है क्या वो सही है या नहीं। वो उस बेसिस पे आपको साइकोलॉजिकली चेक कर रहा होता है। तो ये साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, दैट इज टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये 70% इंपॉर्टेंट होता है डियर कैंडिडेट्स। ये एसएसबी का साइक का जो 100% कैलकुलेशन है उसका 70% अकेला टीएटी होता है। तो आज हम ये टीएटी की क्लास है, हम टीएटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्लियरिंग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड साइक टेक्निक्स। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को क्लियर करने का सबसे मेजर पार्ट होता है साइक। साइक के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें जो टीएटी के बारे में जैसे मैंने बताया, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टीएटी जो 70% इंपॉर्टेंट होता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है डियर कैंडिडेट्स? थीम बेस्ड। थीमेटिक का मतलब आप समझ चुके होंगे, थीम बेस्ड। अपरसेप्शन का मतलब क्या होता है? बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्लस करंट परसेप्शन यू फॉर्मुलेट अ इमेजिनेशन, दैट इज परसेप्शन। द पिक्चर विच हैज बीन शोन टू यू, उसके बेसिस पे आपका क्या परसेप्शन बनता है और आप उसमें अपना पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस को ऐड कर देते हैं और उसके बेसिस पे जो आप एक थीम बनाएंगे, उस थीम के बेसिस पे आपका ये टेस्ट फॉर्मुलेट होता है। इस टेस्ट में आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक पिक्चर। ठीक है, तो इस ब्लैंक पिक्चर में आपको खुद से लिखना होता है, वो हम पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे। 11 पिक्चर्स आपको बैक टू बैक दिखाई जाएंगी। पिक्चर एक्सपोज फॉर 30 सेकेंड्स ईच। आपको जो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी स्क्रीन पे एक्चुअल एसएसबी में, तो वहां पर आपको 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है। उसके जस्ट बाद 30 सेकंड के बाद वो पिक्चर आपके नजरों के सामने से हटा ली जाएगी एंड देन यू विल गेट 4 मिनट्स टू राइट डाउन द स्टोरी ऑन दैट बेस्ड पिक्चर। उस पिक्चर के बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है और उस स्टोरी लिखने के लिए आपको सिर्फ 4 मिनट मिलेंगे। जैसे ही 4 मिनट हो जाएंगे, अगेन ऑन द स्क्रीन यू विल सी अ सेकेंड पिक्चर। फिर दूसरी पिक्चर आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और जैसे ही 30 सेकंड खत्म होंगे, अगेन आपको फिर से 4 मिनट मिलेंगे उस स्टोरी को लिखने के लिए। दिस वे आपका पूरा टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, मेजर वीकनेस ऑब्जर्व्ड इन साइक टेस्ट, जो एसएसएस के बेसिस पे जो मेजर वीकनेस कैलकुलेट होती हैं, वो रेदर देन गिविंग ओरिजिनल रेस्पॉन्सेज द कैंडिडेट गिव कोज्ड, आर्टिफिशियल और मग्ड अप रेस्पॉन्सेज। ठीक है, सो अपने ओरिजिनल रेस्पॉन्सेज देने की वजह जो कैंडिडेट हैं वो कोचिंग से जो पढ़कर आते हैं, कोचिंग में जो जबरदस्ती उनको सिखाया जाता है, या कुछ आर्टिफिशियल प्री कंसीव्ड मग्ड अप जो आप रट कर आए हैं वो रेस्पॉन्सेज देते हैं। इन स्टोरी राइटिंग मैनी स्टोरीज हैव नो लिंक विद द पिक्चर शोन, पॉसिबली प्रीपेड स्टोरीज समहाउ
फिटेड इन। वही मैंने बताया, जैसे कि आप प्री कंसीव्ड आइडिया पहले से रट के गए कुछ पिक्चर पे, भाई इस पे ये ऐसी पिक्चर आएगी तो ये थीम बना देंगे, नहीं, हर पिक्चर कहीं ना कहीं अलग होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर पिक्चर में होता है, ठीक है। सो वेरी पुअर रिटर्न एक्सप्रेशंस, तो जैसे कि फैक्टर 1 का OLQ नंबर 4 होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यहाँ पे आपका ये रिटर्न जो एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, लिखने की आपकी जो टेक्निक्स है वो पुअर होती हैं, ऐसे सर समझ नहीं पाता आप क्या लिख रहे हो, तो आपकी राइटिंग भी लेजिटिमेट होनी जरूरी है। रियली बैड हैंड राइटिंग, हाँ ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, मीनिंग ऑफ अपरसेप्शन, जैसे मैंने बताया इन साइकोलॉजी, अपरसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंस इज assimilated to and transformed by the residuum of past experience of an individual to form a new whole। पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे करंट परसेप्शन को मैच करके जो नया आपका जो परसेप्शन फॉर्मुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड अपरसेप्शन। इन शॉर्ट it is to perceive new experience in relation to past experience. The term is found in the early psychologies of Herbert Spencer, Amos Lodge and William Wundt. It originally means passing the threshold into consciousness. Fine. That is to perceive. But the percept is changed when reaching consciousness due to the conceptual presence of other stuff already there. Thus it is not perceived but aperceived. Okay, fine. मतलब वही है जो मैंने बताया कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आपने पिक्चर में करंटली देखा है उसको मिक्सअप करके एक आप थीम बनाओ, उसके बेसिस पे आप एक कहानी लिखो, ठीक है। एम टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स एंड साइकोलॉजी ऑफ ए कैंडिडेट, ये एम होता है एक एसेसर का। क्रिएटिविटी है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंपल सिचुएशंस है या नहीं है, एनालिसिस है या नहीं है, राइटिंग एबिलिटीज कैसी हैं, इमोशनल एटीट्यूड कैसा है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी की जाती है। मेथोडोलॉजी, 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, जैसे कि मैंने बताया था। 12th वन बी ब्लैंक स्लाइड, पिक्चर विल बी डिस्प्लेड फॉर 30 सेकेंड्स एंड कंप्लीट स्टोरी यू हैव टू राइट इन 4 मिनट्स। तो टाइम का जो इसका प्लान है, पिक्चर डिस्प्ले जैसे कि बताया, अगेन टाइम प्लानिंग ऐसा होगा कि 30 सेकेंड आप ऑब्जर्व द पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो कि कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, आपका हीरो कौन है, हीरो इज यू इटसेल्फ, ठीक है। फिर उसका देखो कि बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर शोन क्या है, कैरेक्टर का मूड कैसा है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, उसके बेसिस पे व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट विल बी द आउटकम। व्हाट इज हैपनिंग नाउ में आप लेकर आना थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, भावनाएं आपकी, ठीक है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें एक्शंस के पार्ट में आनी चाहिए, क्योंकि वो जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं उस पर आप एक कहानी बनाने वाले हो, जैसे मूवीज में होता है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट, दैट इज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट यू हैव टू राइट बिटवीन 9 to 12 लाइन्स, बिटवीन 80 to 120 वर्ड्स, ठीक है। 30 सेकंड में मेक अ थीम एंड स्टोरी, 3 मिनट में राइट द स्टोरी एंड 30 सेकंड में रिजर्व फॉर करेक्शंस, ठीक है। एंड फॉर करेक्शंस मीन्स कि आपको बस देखना है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ गलती कर दी है तो प्लीज डू नॉट कट इट, डू नॉट ओवर राइट इट। अगर कटिंग करोगे, ओवर राइट करोगे तो एसेसर तुरंत समझ जाएगा दैट यू आर नॉट हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका एक OLQ कट हो जाएगा, वो देख लेगा यू डू नॉट हैव ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एज वेल, आप में खुद में आत्मविश्वास नहीं है, चीज़ों को गलत करके आप कट करके ओवर राइट कर रहे हो। और जो कट की जाती है, जो ओवर राइट चीज़ें की जाती हैं, वो सबसे पहले पकड़ में आती हैं, उनको ही वो ऑब्जर्व करेगा, वरना वो फ्लो में देखता जाएगा कि कैंडिडेट ने क्या लिखा है। कुछ मिस हो गया है, कुछ वर्ड लिखना भूल गए हो, कुछ सेंटेंस लास्ट का एंड अप करना भूल गए हो, तो वो कर सकते हो, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, नो फैंटेसीज प्लीज, रियलिस्टिक होनी चाहिए, पास्ट का इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि मैंने बताया व्हाट लेड टू द सिचुएशन शुड बी बिटवीन 3 to 4 लाइन्स और 2 to 3 लाइन्स। प्रेजेंट, एक्शन, एग्जीक्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है, 5 से 6 लाइन में। फ्यूचरिस्टिक, आपका रिजल्ट, आउटकम क्या होगा, ग्रुप एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रुप, वो फ्यूचर में लिखना है। व्हाट विल बी द आउटकम, वो 2 से 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। योर सीनियर अप्रिशिएटेड यू, ठीक है, यू अप्रिशिएटेड योर टीम इन रिटर्न, दैट इट्स आवर ड्यूटी, विदाउट टीम वर्क इट कुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, ऐसे। तो सेंट्रल कैरेक्टर आप खुद हैं, सेम एज एंड जेंडर, नो ओल्ड वुमेन पर्सन, ठीक है। यू सॉल्यूशन
एंड नॉट प्रॉब्लम। नो सेंट्रल कैरेक्टर अज्यूम करना है, ठीक है। आपको सिंपल नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस, सादा नाम रखने अपने कैरेक्टर्स के। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े रख लो, घनश्याम सिंह, ठीक है, सुरेंद्रपाल सिंह, ठीक है, हरिचंद्र प्रकाश, ऐसा नहीं, पर छोटा क्रिश 4 से 5 लेटर का एक नेम, ठीक है। राम, ठीक है, मोहित, अमित, ठीक है, आलम, स्लम, ऐसे, थॉमस, विक्टर, छोटे छोटे नेम। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उससे रिवॉल्व अराउंड करके आप मिक्स कर लेना। जरूरी नहीं है कि आप एक रिलीजन बायस हो जाओ, यहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। नो अवार्ड्स टू सेंट्रल कैरेक्टर टू ग्रुप, ठीक है। अपने कैरेक्टर के लिए, अपने खुद के लिए अवार्ड नहीं लेना कि आई वॉज अप्रिशिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझको ट्रॉफी दे दिया, नहीं। आपको अपने टीम को ही अप्रिशिएट करना है। डियर कैंडिडेट्स, याद रखना, जब भी कोई अप्रिशिएशन हो आप अपने टीम को दें, और कुछ भी फ्लॉज कौन हो, आपकी कुछ भी गलतियां हो खुद पर ले लें, ठीक है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है। नेवर प्रेज द सेंट्रल कैरेक्टर, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। स्टोरी राइटिंग, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बिगिनिंग होना चाहिए, मेन बॉडी प्लॉट ऑफ द स्टोरी, मल्टीपल सॉल्यूशन, कंक्लूजन, अचीवमेंट ग्रुप, पिक्चर नॉट टू बी डिस्क्राइब, पिक्चर को डिस्क्राइब मत करना कि 2 कैरेक्टर हैं, पीछे पेड़ खड़ा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। शॉर्ट सेंटेंसेज यू हैव टू राइट इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज, एक्शन शुड बी इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज, कॉमा लगा लगा के आप लिखते जाना। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी राइटिंग, नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ। नो कन्फ्यूजन अबाउट नेम्स एंड प्लेसेस, कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लेसेस भी छोटे छोटे रखें, देखें बैकग्राउंड के बेसिस पे ही आपको प्लेस रखना है, कि अगर पहाड़ दिख गए तो आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी एरियाज ले सकते हैं अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडीज, तो आप वाटर बॉडीज के जो कनेक्टेड स्टेट्स हैं उनको ले सकते हैं। गुजरात ले लिया आपने, चेन्नई, ईस्ट तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस ब्लैंक स्लाइड स्टोरी। अब ब्लैंक स्लाइड के लिए ये है, ब्लैंक जब आपको दिखेगी स्लाइड तो उस पर आप घर पर प्रैक्टिस करें, बेस्ड अपॉन व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट। कुछ अच्छी अचीवमेंट, कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ ऑर्गेनाइज किया हो, कुछ इनिशिएटिव लिया हो, कुछ फंक्शंस कराए हो, फेस्ट कराए हो, इवेंट्स कराए हो, कुछ भी अपने बिहाफ पे आपने इनिशिएटिव लेके कराया हो, तो वो उसको प्रैक्टिस करें। उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली 15 OLQs आ जाएंगे। इफ़ इन केस वो भी नहीं किया है आप किसी ने, तो आप ब्लैंक स्लाइड में कुछ ऐसा इनिशिएटिव, होटल खुलवाया, रेस्टोरेंट खुलवाया, या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोजेक्ट बनाया, रोबोटिक्स का कोई प्रोजेक्ट बनाया, इंजीनियरिंग में कोई पार्टिसिपेट किया, कुछ ऐसा जो नया, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, कुछ मॉड्यूल प्रिपेयर किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिनोवेशन ऑफ द हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, तो वो सारी चीज़ों में आपके 15 OLQs आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम WT के बारे में सीखेंगे, वेट कैसे किया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे लिखना चाहिए। तो आज TAT की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली क्लास तक जब आप सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।